अस्सलामुअलैकुम। मुझे अपने देवर से मोहब्बत हो गई और मैं अक्सर प्यार से इसे गले लगा लेती और मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रोज़ घर पर कोई नहीं था और मैं नजीबा लिबास में जैसे ही देवर के कमरे में गई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मैं एक अमीर बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे बाप ने मेरी शादी एक आला ख़ानदान में करवाई थी। लड़का बाहर के मुल्क में रहता था और महीनों महीनों बाद पाकिस्तान वापस आता था। अच्छा ख़ानदान देखकर मेरे बाप ने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन जब शोहर ही महीनों महीनों बाद आता था तो फ़ायदा क्या मेरे अपने ससुराल जाकर रहने का। मैं वहाँ अकेली होती थी। मेरा एक देवर था, मेरे शोहर की कोई बहनें नहीं थी, इसीलिए नंदों का दुख था ही नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मैं चाहती थी मेरी शादी किसी ऐसे ख़ानदान में हो जहाँ मेरा शोहर हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाए। लेकिन मेरे बाप को यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ अच्छी लगी, इसने मेरी शादी इसी घर में करवाने का इरादा कर लिया। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे बाप ने मुझे कसम दी कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी घर में होगी, वरना हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैं डर गई कि अगर इन लोगों ने मेरी शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर ही रह जाऊँगी, मैं सारी ज़िंदगी कनवारी ही रहूँगी। मैं ये सुनकर डर गई तो मैंने कहा चलो जहाँ हो रही है वहीं सही। मैंने अपने बाप को कहा अच्छा तो करवा दें मेरी शादी यहाँ पर ही। साथ मैंने अपने बाप को धमकी दी कि अगर आप मेरी शादी करवाएंगे तो मैं शादी करके चली जाऊंगी, लेकिन वापस इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। मेरे बाप को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरी शादी करवाकर मुझे इस घर से रुखसत करवा दिया। मैं अपने घर की सबसे ज़्यादा लाडली और बिगड़ी हुई लड़की थी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा तंग थे। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, हर वक्त ऐशो इशरत में गुजारती थी। मैं अपने बाप के पैसों पर ऐश करती थी, लेकिन ससुराल में आकर तो एक लड़की पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इसे सारा घर संभालना होता है, लेकिन जब मेरा शोहर ही यहाँ नहीं था तो मैं किस को दिखाती कि मैं पूरा घर संभाल कर बैठी हूँ। मैंने शादी के बाद इस घर का कोई काम नहीं किया। मेरा एक देवर था जो बहुत ही खूबसूरत था। मेरा इस पर तो दिल आ ही गया था। वो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था, लेकिन वो बहुत हसीन था। मेरा शोहर मुझसे काफ़ी बड़ा था, इसकी उम्र 40 साल थी। वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था और मैं यहाँ इसका घर संभाल कर बैठी थी। रात को अक्सर वीडियो कॉल करता था, लेकिन वीडियो कॉल का क्या फ़ायदा जब वो मेरे साथ ही नहीं है। वो महीनों महीनों बाद आता था, कुछ दिन के लिए, और फिर चला जाता था। हम लोग एक साथ भी नहीं गुजार पाते थे, क्योंकि जब वो आता था तो फिर हर कोई रिश्तेदार इनसे मिलने हमारे घर चला आता था और इन्हें अपने साथ ले जाते थे। इनके दोस्त भी बहुत थे और हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। इनके पास मेरे लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं था। वो तो मुझ पर तवज्जो ही नहीं देते थे। मुझे गुस्सा आया तो मैं एक गलत रास्ते पर निकल पड़ी। वो रास्ता सही नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इतनी समझदार नहीं थी। मेरा दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। मैं अभी खुद को एक 16-17 साल की लड़की समझती थी, और जैसे 16 साल की लड़कियों की हरकतें होती हैं वैसा ही मेरा जहन था। मेरा देवर पर दिल आ गया था। मैं इस पर दौरे डालने लग गई थी। जब मेरा देवर आता मैं इसके साथ कुछ ऐसी हरकत करती जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसा करूँगी। लेकिन कभी कभी दिल की ख्वाहिशात पूरी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मेरा शोहर तो काफ़ी मुझसे दूर था। वो आता भी है तो कुछ वक्त के लिए, और सारा सारा वक्त अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दे देता था। मेरे शोहर को तो सिर्फ घर की जिम्मेदारी है और रिश्तेदारों के साथ रिश्ता बनाकर रखने के अलावा कुछ नहीं पता था। मैं अपने बाप को बहुत मना किया था कि मेरी इस जगह पर शादी नहीं करना, मेरा ऐसे मर्द के साथ गुजारा नहीं है। लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया। वक्त तो गुजरता ही जा रहा था। वक्त को हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे लग रहा था मैं अकेली ही रह जाऊंगी। मेरे पास कोई भी नहीं होता था जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरा ख्याल रख सके या मैं इसका ख्याल रख सकूं, जो मेरी परवाह करे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। घर में सिर्फ मेरा देवर ही था जो मुझसे पूछ लेता था कि क्या कर रही हैं भाभी,
क्या आपने खाना खाया? मुझे इसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। मेरा अपने देवर की बातों पर दिल आ गया था। मैं इसको दिल ही दिल में पसंद करने लग गई थी। उम्र में तो वो मुझसे छोटा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार था। वो तो मुझे मेरे शोहर का भाई भी नहीं लगता था। इसकी शक्ल मेरे शोहर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। यहाँ तक कि मैं सोचती थी कि काश मेरी शादी मेरे शोहर की बजाय इस तो वो मेरे साथ तो रहता, मेरी नज़रों के सामने, और कभी मुझसे दूर नहीं जाता। हाँ, मैं जानती थी ये सोचना मेरे लिए बहुत गलत है, लेकिन मैं अपने ख्यालों को काबू में नहीं कर पा रही थी। मैं अपने देवर के लिए जज्बात रखने लग गई थी। वक़्त के साथ साथ ये जज्बात बढ़ते गए और मुझे गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर करते रहे। मेरा देवर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। मेरा तो इसके बिना दिल ही नहीं लग रहा था। मैं चाहती थी वो जल्दी से वापस आ जाए, लेकिन इसने कहा कि इसका इरादा एक हफ्ता बाहर रहने का है। मैं इसको देखे बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा चलो कोई बहाना करके इसे वापस बुलाती हूँ। मैंने बीमार होने का ड्रामा किया और अपने देवर को कार मिलाई और कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मुझे अचानक पता नहीं क्या हो गया है। मेरे देवर ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि जी भाभी, मैं आ जाऊंगा 3-4 दिनों में। आप ऐसा करें, अम्मा के साथ जाकर दवाई ले आएं। इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने अपने शोहर को कॉल की और कहा कि उमर इतने दिनों से बाहर गया हुआ है, जिसकी वजह से घर के काम भी नहीं हो रहे। बाहर से सामान लाना होता है तो घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, मुझे ही सामान लेने जाना पड़ता है। वो बाहर के अजीब अजीब लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं, जिसकी वजह से मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरी देवर की खचाई कर दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा देवर इसी दिन घर वापस आ गया और इसे देखकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। फिर मैं किचन में चली गई और किचन में जाकर अपने देवर की पसंद का खाना बनाना शुरू किया, ताकि वो देखकर खुश हो जाए। मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज़ होगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं इसे मना लूँगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे आज बहुत खूबसूरत दिखना था, ताकि मेरे देवर की नज़रें अपनी भाभी पर ही टिकी रहें। मैं जैसे ही खाना लेकर अपने देवर के कमरे में गई, वो तो इस कदर नाराज़ था कि इसने मुझसे सीधे मुंह से बात तक नहीं की और कहा कि आप यहाँ खाना रखें और चले जाएं यहाँ से। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया, क्योंकि मैं जानती थी मेरा देवर इस वक्त मुझसे नाराज़ है। तो मैंने कहा चलो, इसका इतना गुस्सा करना तो बनता है। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में बैठकर मैं अपने देवर को मनाने के लिए तरकीब सोचने लगी। आखिर मुझे याद आया कि मेरे देवर को बर्गर बहुत पसंद है, तो रात को मैंने बर्गर मंगवाया जो मेरे देवर को बहुत पसंद था। इसने सोचा शायद अब इससे मेरे देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरा देवर वापस घर आ गया है। अब मैं इसके साथ वक्त गुजार सकूंगी, वरना मैं तो अकेली इस घर में रह रहकर तंग आ चुकी थी। मैं बर्गर लेकर अपने देवर के कमरे में गई और इसको कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था। तुम तो अपनी भाभी को समझते हो ना। मेरे देवर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और कहने लगा, अच्छा भाभी, अगली बार जब मैं जाऊंगा तो आप दोबारा कुछ ऐसा नहीं करेंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने इस वक्त तो कह दिया ठीक है, तुम अगली बार चले जाना और मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। इस बात पर मेरे देवर ने अपना गुस्सा ख़त्म किया और बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद मैंने अपने देवर को अपने गले से लगा लिया। जब मैंने अपने देवर को अपने गले से लगाया तो मुझे इस गले के साथ लगाकर बहुत सुकून मिला। मैं कुछ वक्त अपने देवर को अपने गले से लगाकर बैठी रही और इसके ख्यालों में गुमसुम हो गई। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल समझता नहीं था, इसलिए मैं अपने दिल की सुनती रही। अगली सुबह मैं सो कर उठी और तैयार होकर कमरे से बाहर गई। मैंने अपनी सास को उठाया, फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि सब मेरे ही हाथों का नाश्ता पसंद करते थे। इसीलिए मुझे नाश्ता बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। नाश्ता बनाकर मैं अपने देवर के कमरे में गई और कहा, देवर जी, आप भी नाश्ता कर लें। और देवर ने कहा, मैं सबके साथ बाहर बैठ के खाना खाऊंगा। मैंने सोचा अगर सबके साथ बाहर बैठेंगे तो मुझे अपने देवर के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलेगा,
तो मैंने इसे झूठ बोला कि कोई भी बाहर नहीं खा रहा, सब अपने अपने कमरे में नाश्ता मंगवा रहे हैं। तो इस बात पर मेरा देवर चुप हो गया और कहता, ठीक है भाभी, आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आए। और मैं उड़ती उड़ती गई और अपने देवर के लिए नाश्ता ले आई। देवर ने नाश्ता किया, मैं इसके सामने बैठी इसे देखती रही। मेरा देवर नाश्ता करता गया और मैं सिर्फ इसी को ही देखती रही। काफ़ी देर गुजरने के बाद मेरे देवर ने नाश्ता कर लिया तो मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी, काफ़ी दिन हो गए हैं मैं बाहर घूमने नहीं गई, आज हम दोनों चलें? तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, किसी और दिन का प्रोग्राम बना लें। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने देवर को कहा, देवर जी मान जाएं, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। कभी आप मेरी भी तो सुन लिया करें, मैं आपकी भाभी हूँ। अगर आपके भाई को पता चलेगा कि आप मेरी बात नहीं मानते तो इनको कितना बुरा लगेगा। साथ ही मेरे देवर ने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, आप तैयार हो जाएं, हम दोनों थोड़ी देर बाद बाहर घूमने जाते हैं। मुझे अपने देवर की यही तो बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो जल्दी से मेरी बातों में आ जाता था। दिल ही दिल में मेरा प्यार अपने देवर के लिए और बढ़ रहा था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इसकी बाहों में चली जाऊं। फिर एक दिन हम घर में बैठे थे कि अचानक से मेरे देवर के लिए एक रिश्ता आया। लड़की एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने साफ इनकार कर दिया कि अभी हमने अपने देवर की शादी नहीं करनी। वो अभी छोटा है और पढ़ रहा है, इसकी उम्र नहीं कोई शादी की। घर वालों को तो वो रिश्ता बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने तो फसाद डाल दिया क्योंकि मैं अपने देवर को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे देवर की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई कि इतनी देर में मेरा देवर मेरे पीछे आया और आके दरवाज़ा खटखटाने लगा। भाभी, दरवाज़ा खोलें, क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हैं? आप जानती हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके हाँ किए बगैर मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा। क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने दरवाज़ा खोला और मेरा देवर अंदर आ गया। इसके बाद मैंने एक अजीब सी हरकत की जो मुझे खुद नहीं समझ आई। मेरा देवर मेरे पास खड़ा था, मैं इसके गले लग गई और रोने लगी। मेरा देवर मुझे चुप करा रहा था, लेकिन मैं रोती रही और कहने लगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। तुम मेरे देवर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये सुनकर मेरा देवर तो हैरान हो गया। वो तो जैसे एक जगह थम ही गया हो और जल्दी से मुझसे दूर हो गया और कहने लगी, भाभी, आपको हो क्या गया है? मैं आपका देवर ही हूँ, आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों मुझसे कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लगता है आपकी तबीयत नहीं ठीक। आप ऐसा करें, भाई को कॉल कर लें, इनसे थोड़ी देर बातें करें, शायद इससे आप ठीक हो जाएं। जैसे ही मेरे देवर ने कहा, मैंने इसको फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, मेरा इनसे बात करने को दिल नहीं करता। मेरा दिल है कि सिर्फ मैं तुमसे बातें करती रहूं। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से कहीं न जाना, तुम मेरे पास रहो, मुझे अच्छे लगता है। यह सुनकर मेरा देवर तो चौंक गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होश खो रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोली जा रही हूँ। मेरी ज़ुबान मेरे काबू में नहीं हो रही थी। मैं जानती थी शायद मेरा देवर अब मुझसे नफ़रत करेगा, वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन मैं फिर इसके साथ ही चुप की जा रही थी कि अचानक मेरे देवर ने मुझे दूर किया और इस कमरे से चला गया। और थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आ गई और आके कहने लगी, बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चलो उठो, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मुझे लगा कि मेरे देवर ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी हैं। मैं बहुत डर गई थी कि अगर मेरी सास ने ये सारी बातें मेरे शोहर को बता दी तो वो मुझे तलाक ही दे देगा। तो मैं आगे से चुप रोने लगी, कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं उठने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी सास काफ़ी देर मेरे पास बैठी रही और फिर कहती है, चलो ठीक, तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे राशिद ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा पता लेने आ गई, क्योंकि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। शुक्र है कि राशिद ने मेरी सास को कुछ नहीं बताया, वरना आज तो मुझे तलाक ही हो जाती। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मेरा दिल संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके बाद कुछ दिन में मैं अपने कमरे में ही बंद रही।
मैंने बाहर जाने का नाम ही नहीं लिया था कि अगर बाहर जाऊंगी तो मेरा सामना मेरे देवर से होगा, तो मेरी ज़बान और जज्बात दोनों काबू में नहीं रहेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरा देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी क्या काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपने खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया है? बाहर आया करें, सबसे मिला करें, ऐसे आपकी तबीयत भी ठीक रहा करेगी और जहन में इधर उधर लगा रहेगा। ऐसे खुद को कमरे में बंद करने से क्या होगा? मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा देवर मेरे पास आया है। इसको अपने कमरे में देखकर मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक महसूस होने लगी। मुझे लगा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने देवर को कहा, ठीक है, आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगी, आपके कहने पे मैं ज़रूर बाहर आऊँगी। मेरा देवर ने फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू की और बताया कि मेरा एक और रिश्ता आया है, अगर आप ठीक हैं तो इनके घर जाना है, क्या आप साथ चलेंगी? मेरा देवर इतने प्यार से मुझसे कह रहा था कि मैं इसे मना ही नहीं कर पाई। मैंने कहा, जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी साथ और आपका रिश्ता पक्का करके आऊँगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया और इसकी मुस्कुराहट देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर मेरा देवर बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैं दोबारा से पागल होने लग गई कि मैंने इसे ऐसा क्यों कहा, मैं कैसे इसका रिश्ता पक्का कर सकती हूँ। सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, कैसे वो रिश्ता तोड़ूँ। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को पुरसकून किया। मैं जल्दी से तैयार हुई क्योंकि मुझे देवर के कहने पर इस लड़की के घर जाना पड़ना था। ये मैं नीचे आई, सब घर वाले तैयार थे, हम सब इस लड़की के घर चले गए। लड़की का घर तो काफ़ी आलीशान किस्म का था। मेरी सास देखकर काफ़ी हैरान हुई, कितने ख़ानदान अच्छे से मेरे बेटे का रिश्ता आया है। लेकिन मैंने कहा, मेरी सास को खुश होने दो, रिश्ता तो मैं तोड़ कर ही रहूँगी। हम लोग अंदर गए तो इन लोगों ने हमारी काफ़ी खातर तवाज़ो की, तो फिर मैंने बहाने से लड़की को अलहदा ले गई और कहा कि मुझे अपनी होने वाली जेठानी से कुछ बातें करनी हैं। तो वो अलहदा आ गई और इसे कहा कि इनका बेटा ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो इस वजह से वो कोई भी लड़की से इसकी शादी करवाने पर तुली है। मेरी सास तुमसे ऐसा करो, मना कर दो, वरना सारी तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़की तो गुस्से में आ गई, कहने लगी कि मेरी माँ को तो पता चला था कि लड़का काफ़ी अच्छा कमाता है, इसलिए मेरी माँ ने हाँ कर दिया था। तो फिर इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमें बचा लिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे, वरना मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती। फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद इनकी तरफ से पैगाम आया और पता चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है। सारे घर वाले काफ़ी उदास थे, लेकिन मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद सब लोग किसी शादी में गए थे, मेरा देवर और मैं सिर्फ घर में अकेले थे। तो मेरा दिल कुछ मस्ती करने को कर रहा था। मैं जल्दी से तैयार हुई, मेरा लिबास भी कुछ गंदा था। मैं अपने देवर के कमरे में गई तो दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जैसे ही मैं अंदर गई तो देखकर तो मेरी चीखें ही निकल गई। मुझे कुछ समझ ना आया कि अंदर क्या चल रहा है। देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई कि मेरा बोला हुआ एक झूठ वो सच हो गया है। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने जो बोला वो सच हो गया। मैं जैसे ही कमरे में गई, मेरा देवर खून की उल्टियाँ कर रहा था, इसकी हालत बुरी हुई थी। मैंने बोला, ये क्या हुआ है, तुम्हें तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं। मैं काफ़ी डर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा देवर कहने लगा, आप घर में किसी को ना बताना, मैं काफ़ी बीमार हूँ, मैं जानता हूँ इस बात का घर में किसी को नहीं पता। मैंने कहा, चलो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ, तुम्हारे टेस्ट वगैरह करवाती हूँ, पता चल जाएगा, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मान लो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैं इसे लेकर अस्पताल आई तो पता चला कि इसे कैंसर है और इसके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं। मैं ये सुनकर बहुत रोने लगी, लेकिन मुझे इस वक्त अपने देवर को हौसला देना था। मैंने देवर को बहुत हौसला दिया। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे महंगे से महंगे अस्पताल में। मेरे देवर ने कहा, आप मुझसे वादा करें, आप घर में किसी को नहीं बताएंगे, वरना घर वाले सब परेशान हो जाएंगे और माँ की तो हालत पहले ही नहीं ठीक, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि इनके बेटे को कैंसर है और वो मरने वाला है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसके घर वालों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने इससे कहा
कि मैं तुम्हारे भाई को ज़रूर बताऊंगी। इन्हें भी तो इल्म होना चाहिए, क्या पता वो कोई रास्ता निकाल ले और तुम्हें वहाँ पर बुला ले। इधर तुम्हारा इलाज होगा तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन इसने कहा कि मैं भाई को भी नहीं बताऊंगा। मुझे अपने देवर की ये बात माननी पड़ी। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा। 2 महीने वो जिंदा रहा। मैं इसकी बहुत खिदमत करती रही, दवाइयाँ वक्त पर देती रही। सोचा था कि इसकी किसी लड़की से शादी करवा लेती ताकि वो ये भी खुशी देख सके, लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार नहीं थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इस वक्त क्यों वो झूठ बोल दिया। वो झूठ सच हो गया। मैंने देवर से माफ़ी मांगी। मैंने इसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रिश्ता मैंने तोड़वाया था। मैंने इस लड़की को तुम्हारे बारे में झूठ बोला था। मुझे पता नहीं था कि वो मेरा बोला हुआ झूठ सच हो जाएगा। मेरे देवर ने कहा कि मैं सच में भी बीमार था। आपने वो झूठ बोला, लेकिन मैं सच में बीमार था। शायद मेरी मौत का वक्त महीनों में ही आ जाएगा। अच्छा है इस बीमारी की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई। आपने तो इसको ज़िंदगी बचाई है, वरना वो मेरे बाद यहाँ रुलती रहती। मुझे अपने देवर की बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने इसे हौसला दिया। मेरे देवर ने कहा, भाभी, भाई बाहर के मुल्क होते हैं तो इन्हें तो इधर के हालात का कुछ नहीं पता होता। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे प्यार करती हैं। आप मेरे बाद इस घर को संभाल के रखेंगी, मेरी माँ का बहुत ख्याल करेंगी। मैंने अपने देवर से वादा किया, मैं तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखूँगी। इतनी देर में मेरा देवर मेरे हाथों में ही दम तोड़ गया। इसके मरने का अफसोस मुझे बहुत हुआ, लेकिन ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। किसी ने आज मर जाना है और किसी ने कल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।